और मेरे मुँह से एक स्टेटमेंट निकली जो मेरे दोस्त साथ गए थे उनको, यार इससे अच्छी यूनिवर्सिटी तो मैं चला सकता हूँ। और बस उन्होंने वही बात पकड़ ली। तीसरी चौथी बार में उनके मुंह से निकल गया कि फ़ोटो ख़राब हो जाएंगी। तो एक कैलिपर वाला बच्चा क्रचेज़ लेके अगर फ़ोटो में है तो पूरा फ़ोटो फ्रेम ख़राब हो गया फैमिली का। एंड देन जर्नी गोज़ ऑन। पहली फेलियर, दूसरी फेलियर, तीसरी फेलियर, चौथी फेलियर, पांचवी फेलियर। मल्टीपल बिजनेसेस जितने भी मेरे हैं वहाँ पर एक ना एक अच्छी बड़ी लीडरशिप है जिसके पास काम करने का पूरा अधिकार है। भाई को डिसेबिलिटी है तो बहन के साथ भी कोई शादी नहीं करेगा। एक व्यक्ति जो 9 महीने की उम्र से पोलियो की वजह से डिसेबल्ड है, जिसकी दोनों टांगे और एक हाथ पैरालाइज्ड है, बचपन से जिसको दुनिया ने एक अलग नजर से देखा, फिर कैसे उसने अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा किया, कैसे वो बिजनेसेस में आया। आज 1100 से ज्यादा प्ले स्कूल्स का नेटवर्क है, 110 फॉर्मल स्कूल्स हैं, फेमस और फास्टेस्ट यूनिवर्सिटी बनाई है, कंटेंट प्रोडक्शन हाउस और कई बिजनेसेस हैं। दोस्तों, इस सीरीज के पीछे मेरी और गुंजन की विजन बहुत क्लियर है। हमारे पॉडकास्ट एपिसोड्स में आपको मसाला, सेंसेशन, सनसनी नहीं मिलेगी। अगर आप प्योर वैल्यू, प्योर नॉलेज चाहते हैं, अगर आप ग्रोथ में इंटरेस्टेड हैं, तो हम आपके लिए ऐसे लोगों को ही लेके आएंगे जो आपको इंस्पायर करें, जो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। सो मिलते हैं अजय गुप्ता जी से और जानते हैं कि कैसे उन्होंने व्हील चेयर पे बैठे हुए हिस्ट्री बना दी, कई बिजनेस खड़े कर दिए, और ये भी जानते हैं क्या है उनके नेक्स्ट प्लान्स। इतना कुछ आपकी अचीवमेंट्स में है, लेकिन हर सक्सेस के पीछे एक कहानी होती है, एक सफर होता है। तो आपकी स्टोरी मैं चाहूंगा कि हम सुने, ताकि ऑडियंस को भी आपकी स्टोरी पता चले। मे बी बचपन से अगर हम शुरू कर पाएं, राइट फ्रॉम योर चाइल्डहुड। जब मैं 9 महीने का था तो मुझे पोलियो हो गया था। मैं अभी 52 साल का हूँ। तो 50 साल पहले पोलियो की स्थिति भारत में ऐसी थी कि हमारे पास वैक्सीन्स नहीं थे और बहुत रिसेंट इंट्रोड्यूस हो रहे थे। तो मेरे दादा दादी जी ने मुझे छुपा लिया कि नहीं, हम इसको वैक्सीन नहीं दिलवाना चाहते। एक वैक्सीन मिला, एक नहीं मिला, बट आई गॉन थ्रू द डिजीज़ ऑफ पोलियो। 13 साल की उम्र में मैं पहली बार कैलिपर और क्रचेस पहनकर खड़ा हुआ। मेरे दादाजी पेशे से हलवाई थे। कोई एक घर की मदद मुझे ऑफिस स्कूल में छोड़ आती थी गोदी में लेके, और फिर दिन में लंच टाइम में मुझे खाना लेके आ जाती थी और मुझे एक बार गोदी में लेके यूरिनल तक ले जाती थी और फिर शाम को लेने आ जाती थी। कभी कभी वो भूल जाती थी मुझे लाने के लिए, तो मेरे दोस्त मुझे स्कूल के बाहर जो बेंच था वहाँ पर बिठा देते थे, कभी कुछ देर रुक जाते थे। ऐसे करके ये एक खट्टे मीठे अनुभव से लाइफ शुरू हुई। अभी पहले कहने में डर लगता था, बट अभी तो फैशन है। मैं सेकेंड ईयर ड्रॉप आउट हूँ, मैं रेगुलर कॉलेज नहीं गया, कोरेस्पोंडेंस से मैंने कॉलेज शुरू किया। तो ये सब करते करते आप कभी ये फील करते हैं कि आप एक ब्लेस्ड चाइल्ड हैं, कभी आप ये फील करते हैं कि आप एक नॉन ब्लेस्ड चाइल्ड हैं। ब्लेस्ड इसलिए हैं क्योंकि पूरा परिवार आपके साथ है, आप बहुत सारे लोगों आपको प्यार करते हैं। आप नॉन ब्लेस्ड इसलिए कि आपको वो नहीं लाइफ के हिस्से मिल पाते और दिख पाते जो उस उम्र के बच्चों को मिल रहे होते हैं। एक कंपैरिजन आ सकता है, आज की डेट में हर बंदा कंपेयर करता है, अपनी गाड़ी, वाइफ, लाइफ, हर चीज़ कंपैरिजन में आती है। तो कंपैरिजन या डिफरेंशिएशन, इस तरह का कोई चैलेंज बचपन में रहा? सर ये बहुत सारे थे, तो मतलब इनकी नंबर लिस्ट बनाते हैं तो बहुत लंबी है। मैं इसमें एक छोटी सी बात बोलता हूँ, बहुत पुरानी बात है, बहुत सारी बातें दिमाग के किसी हिस्से में, कोने में जमा हो जाती हैं, लेकिन आप कोशिश करते हो कि उनसे बाहर निकला जाए। और अगर रिट्रीव करने की बात है तो मेरे एक बहुत क्लोज रिलेशन में शादी थी और मैं लगभग 15 साल का होऊंगा। तो वो मुझे कह रहे हैं, मैंने कैलिपर पहनने शुरू किए थे और मैं शादी में था और फ़ोटो खिंच रही थी, तो मैं भी उस फोटो में, जैसे किसी बच्चे के मन में होती है, तो वो हर 1-2 मिनट में मुझे कहते थे, अजय आप बेटा बैठ जाओ, पीछे आ जाओ, अजय आप। तीसरी चौथी बार में उनके मुंह से निकल गया कि फ़ोटो ख़राब हो जाएंगी। तो एक कैलिपर वाला बच्चा क्रचेज़ लेके अगर फ़ोटो में है तो पूरा फ़ोटो फ्रेम ख़राब हो गया फैमिली का। उसके बाद मैं 10, 12, 15 साल तक किसी फ़ोटो में नज़र नहीं आऊँगा आपको। मतलब मैंने शायद 15 साल की उम्र में जो फ़ोटो खिंचवाई होगी, फिर मैंने अपनी शादी में फ़ोटो खिंचवाई होंगी, तो फिर भी मुझे रहता था मेरी यहाँ तक की फ़ोटो आनी चाहिए, मेरी विदाउट कैलिपर फ़ोटो आनी चाहिए, मेरा सिर्फ अपर फेस तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी लाइफ में कुछ एक हिस्सा बना लेती हैं। अजय जी, जैसे आपके लाइफ के ये वाले सारे एक्सपीरियंसेस रहे, एंड आई एम श्योर आपने 2-4 एक्सपीरियंसेस बताए हैं, बट हंड्रेड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस होंगे। जी मैम। और ये बात भी सच है कि जब हमारे जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, इस तरह के स्वीट एंड बिटर एक्सपीरियंसेस, उन्हीं से हम सबसे ज़्यादा सीखते हैं। बिल्कुल। तो क्या हम कह सकते हैं कि आज जो आपकी जितनी भी सक्सेस है उसके पीछे इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है?
बिल्कुल सच है मैम, ये आपने जो कहा मैं इसको जैसे वो बिल्कुल पिक्चर वाली चीज, मतलब एक अंदर आग लग जाती है ना कि जी। अब मैं एक ऐसा इंसान बनूंगा जिसके साथ लोग आके फोटो जी, खिंचवाएंगे। भी आपने जो कहा गुंजन में बिल्कुल सही बात है। मेरा फ्रेंचाइजी आता है, मेरे नाउ वी हैव एन अराउंड 1,60,000 बच्चे। कोई इवेंट होता है और 200-400 बच्चे आते हैं, तो वो फिर मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं। तो वहाँ पे ना वो फ़ोटो वाला इंसिडेंस याद आता है, जो भी आपने बोला कि हमें वहाँ तक जाना होगा जब कोई आपके साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहे। उसको ये फीलिंग हो कि इनको मेरे फ्रेम में लाने से मेरा फ्रेम ठीक हो जाएगा। और एक चॉइस आपके पास भी थी कि छोड़ो यार, अगर इस तरह के रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, इस तरह की जजमेंट मिल रही है, तो क्या ही लाइफ में कुछ करना। जी, बट वर्सेस आपने वो कॉन्फिडेंस बिल्ड किया और आपने कहा हर चीज़ करनी है। जी। ट्रैवल करना है तो ट्रैवल भी करना है, जाना है तो जाना है, बिजनेस करना है तो बिजनेस भी प्रॉपर करना है। वो कॉन्फिडेंस कैसे आपने बिल्ड किया उस वक्त, कंफर्ट जोन में जाने की जगह को छोड़ो? जब मैंने 10th क्लास में पहली क्लास आई तो कॉमर्स की क्लास में एक क्लास थी, शायद दूसरी तीसरी क्लास थी, और हमारे टीचर, हमारे फैकल्टी मेंबर जो थे उस वक्त, उन्होंने बताया कि किसी भी बिजनेस में सफलता के लिए कुछ 5 चीज़ें या 7 चीज़ें होती हैं, और उसमें से एक होती है रिस्क लेने की क्षमता, एक होती है ये, एक होती है ये। तो मुझे वो वाली चीज़ें ना याद रह गई। बाहर निकले, मैंने दोस्त को बोला यार अपने को तो बिज़नेस करना है। घर पहुँचते थे तो दादाजी बोलते थे कि मैं तेरे नाम ना 1 लाख रुपए की एफडी करवा दूंगा। एफडी उस वक्त इज़ ए बिग, मतलब 1 लाख रुपए इज़ ए बिग अमाउंट, और तेरे लिए एक पहिए वाली गाड़ी ले दूंगा। 3 व्हीलर आने शुरू हो गए थे जिसको आप हाथ से, थोड़ी बड़ी चेयर, व्हील चेयर आप बोल सकते, बट लगता था कि नहीं ये तो लास्ट प्लान होना चाहिए, फर्स्ट प्लान तो कुछ और होना चाहिए। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में आया तो मैंने बोला मुझे बिज़नेस करना है। एवरीबडी वाज लाइक कि बिज़नेस क्यों करना है, जब तुझे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है बिज़नेस करने की। एक तो मतलब वैसे ही बिज़नेस करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी मिठाई की दुकान चल रही है, जब तेरा दिल करे चला जाया कर, और दूसरा इस हालत में बिज़नेस क्यों करनी है। तो जब उस बात को 6 महीने हो गए तो दादाजी ने एक दिन ये बोला कि नहीं इसे करने दो, ये मांग क्या रहा है, एक कमरा और एक टाइपराइटर। एंड देन जर्नी गोज ऑन गोज ऑन गोज ऑन। पहली फेलियर, दूसरी फेलियर, तीसरी फेलियर, चौथी फेलियर, पांचवी फेलियर, केप्ट ऑन गोइंग। जैसे मैंने शायद पढ़ा भी था आपके बारे में, अपने स्टॉक्स में या चिट फंड, कंप्यूटर्स, कुछ जी। बिजनेस ट्राई करे थे। फिर एजुकेशन सेक्टर कैसे चूज किया, उसका थॉट कैसे आया? मैंने एजुकेशन में बहुत देर से आया। माई डॉटर इज़ 28 बाय नाउ, और मेरे को एजुकेशन मतलब प्ले स्कूल में 20 साल हुए हैं। तो व्हेन शी वाज 3 तो आई वाज फाइंडिंग कि इंडिया में प्ले स्कूल एजुकेशन को एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन का कोई पार्ट नहीं माना जा रहा है। उसके पास कुछ एक बुक थी जिस भी स्कूल में पढ़ती थी, और उस बुक का नाम था माई कलर बुक और माई बुक और माई पिंक बुक टाइप, और उसमें कुछ 4 पेजेस में काउंटिंग थी, 4 पेजेस में ABCD थी, 4 पेजेस में कलर मी था, कुछ ऐसे करके था, और बहुत छोटा सा बस्ता ना बोलें, झोला दे दें घर से, या किसी भी एक ऐसे बैग में डाल दें, पानी की एक बोतल डाल दें, खाना डाल दें। प्ले स्कूल भेजते वक्त माँ बाप का ज़्यादा जोर इस बात पे था कि इसको खाने का सामान ज़्यादा दे दो, पढ़ने की तो कोई बात ही नहीं है। ये थॉट मुझे बार बार परेशान कर रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है आज की भाषा में अगर बोले तो मैंने वो गैप आइडेंटिफाई कर लिया राइट टाइम पे, कि प्ले स्कूल एजुकेशन में अभी भी भारत को बहुत ज़्यादा चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एंड आई स्टार्टेड माई होमवर्क। मैंने नेक्स्ट ईयर 2024 में वी आर गोइंग टू कंप्लीट अवर 20 ईयर्स ऑफ प्ले स्कूल इंडस्ट्री। 2004 में हमने शुरू किया, बट वो 2002-3-1 में मैंने काम करना शुरू कर दिया। पहली बार इंडिया में प्ले स्कूल एजुकेशन को मैंने स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की। बचपन हमने नाम रखा, वो बहुत जेल करता था आपके प्ले स्कूल एजुकेशन से। देन हम लोगों ने 6 बुक्स पहले दिन लॉन्च की, जिसमें एक हिंदी की बुक थी, एक इंग्लिश की बुक थी, एक कलर करने के लिए बुक थी, एक राइम्स की बुक थी, एक पिक्चर बुक थी। तो इस तरह से हमने डिज़ाइन किया। तो प्ले स्कूल में वो गैप आइडेंटिफाई हुआ, इस वजह से मुझे लगता है कि हमें राइट ट्रैक मिला और हमने उस गैप को फिल करने की कोशिश की। फिर हमने 1 साल बाद ड्रेस लॉन्च की, तो ये था कि ड्रेस की क्या रिक्वायरमेंट है। फिर हमने 2 साल बाद शूज़ लॉन्च किए। फिर तो हमने वो उसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की। एंड बिलीव मी मदान साहब कि अभी भी 20 साल बाद मैं वो गैप पूरे नहीं कर पाया हूँ। आज भी ऐसा लगता है कि और काम करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इस समय पे बच्चे का सबसे ज़्यादा विकास होता है, सबसे ज़्यादा लर्निंग इस एज में आती है, और वो बहुत देर तक रहती हैं, बहुत कंक्रीट करती हैं उसके कैरियर को, उसकी थॉट प्रोसेस को, उसकी पर्सनैलिटी को। तो उस पर जितना काम और किया जा सकता है वो भी और करना चाहिए। 1 से स्टार्ट करके आज 1100 प्लस जी। प्ले स्कूल्स हैं। तो क्या इसका जर्नी रहती है? मतलब मे बी अगर आज किसी ने कोई बिजनेस शुरू किया है तो वो एक्सपेंशन सोचता है, जी। तो क्या थॉट प्रोसेस, क्या स्टेप्स रहे होंगे 1 से 1100 के
सफर में? मतलब मैंने पहली बार अच्छा जोक सुनाया, आपको अच्छा लगा तो आप एक और का मौका मुझे दे देंगे, लेकिन अगर मेरा पहला ही जोक अच्छा नहीं था तो प्रोबेबली विल नॉट गिव मी अ चांस। ऐसा ही हमारे बिजनेस में भी हुआ। हमने अपने फ्रेंचाइजीज को कोशिश की कि हम नंबर शुरू में कम रखें, लेकिन हम उनके पास स्टूडेंट्स लेकर आए। अगर वो अल्टीमेटली बिना स्टूडेंट्स के रह जाएंगे तो फिर मेरा ब्रांड काम नहीं करेगा। तो हमने बहुत काम किया अपने स्कूल्स में। पहली बार हम लोगों ने राइट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किया। पहली बार हमने थिएटर इंट्रोड्यूस किया। पहली बार हमने एजुकेशन विद मॉन्टेंसरी को ठीक से डिज़ाइन किया और इनकॉर्पोरेट किया। तो उन सब की सीरीज मिलाकर एक मतलब सफलता की तरफ हम गए, ऐसा मेरे को लगता है। बाकी नहीं पता कि क्या वजह रही होंगी। तो वैसे ये जो बिजनेस है प्ले स्कूल का, इसमें बहुत सेंसिटिव इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स और वो भी बच्चे बहुत छोटे हैं, तो कई तरह के पेरेंट्स के भी एक्सपेक्टेशंस, चैलेंजेस। सो कैसा रहता है एक्सपीरियंस? आपने ना बिल्कुल बैंग ऑन मतलब हमला किया है, जिसका जवाब देने से हम हमेशा डरते हैं। अभी हम लगभग 1,20,22,000 प्ले स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं और पूरे भारत में पढ़ाते हैं। प्राउड इंडियन एंड लव टू बी इंडियन, बट ये हमारा जो भारत देश है ना, हर 30 किलोमीटर बाद बदल जाता है। दिल्ली भी साउथ दिल्ली हो जाती है, ओल्ड दिल्ली हो जाती है, मुंबई भी अलग अलग में बढ़ जाती है, यूपी के भी बहुत सारे हिस्से हो जाते हैं। तो मैं इसलिए आमतौर पे बोलता हूँ कि हर 30-40 किलोमीटर में हमारा देश बदल जाता है। अभी हम पीतमपुरा को डिस्कस कर रहे थे। तो हर जगह की एस्पिरेशंस अलग हैं पेरेंट्स की। मुंबई का पेरेंट कहता है कि आप 3 साल तक मेरे बच्चे को हाथ में कलर भी मत दीजिएगा, क्योंकि हिज और हर फिंगर विल गेट बेंट। यूपी का पेरेंट बोलता है अगर आपने इसे पास फेल नहीं किया ना तो आप पढ़ा नहीं रहे हो। दिल्ली का पेरेंट बोलता है असेसमेंट मत कीजिएगा, अभी तो बहुत छोटा बच्चा है, आप इसको असेसमेंट करके अलग करने लग गए हैं। रिपोर्ट कार्ड हैदराबाद वाले बोलते हैं इसको पढ़ाओ, 6 घंटे रखो, 2 लंच बॉक्स लेकर आओ। इस तरह की स्थिति पूरे देश में प्ले स्कूल के लिए रहती है। फॉर्मल में प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा हैं, हायर एजुकेशन में और भी ज़्यादा, लेकिन वहाँ तक पेरेंट्स और स्टूडेंट डिसाइड कर सकता है। यहाँ पे ज़्यादातर डिसीजन हमको लेने होते हैं, प्ले स्कूल को लेने होते हैं। तो ये हमारा जो जॉब है जी, बहुत टफ जॉब है। ऑलवेज वी आर ऑन मूव कि किस तरह से हम वो पेरेंट्स तक उनकी सेटिस्फेक्शन पहुँचाएं, कैसे हम उनको ये कन्विंस करें कि जो हम आपके बच्चे के साथ कर रहे हैं ये बेस्ट इन क्लास है, प्लीज़ आप हम पे ट्रस्ट करो। ऐसा करने के लिए हमें अपने पूरे देश भर के टीचर्स की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उनकी रिक्रूटमेंट करनी पड़ती है, सारे देश में ट्रेनिंग्स करनी पड़ती हैं। ट्रेनिंग के बहुत सारे लेवल रहते हैं। हम उनके डोर स्टेप पे ट्रेनिंग करते हैं, हम उनके शहर में ट्रेनिंग करते हैं, हम उनकी स्टेट में ट्रेनिंग करते हैं, और हम उनकी दिल्ली लाके 2 दिन 3 दिन की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग करते हैं। अब कोविड के बाद से थोड़ा आसान हुआ है, तो अब हम ऑनलाइन ट्रेनिंग भी करते हैं और एक एक बच्चे को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। बट फिर भी ये जॉब बहुत मुश्किल है और बट बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन आपकी टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग है, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि आई थिंक वो एक स्टेज होती है जब माइंड एक डेवलप होना शुरू होता है, स्पेशली जो प्ले स्कूल वाली एज है। उस टाइम पे अगर राइट थॉट प्रोसेस, राइट उस टाइम पे एक अप्रोच मिल जाए बच्चों को, एक्सपोजर मिल जाए, तो उसके बाद सेकेंडली आप स्कूल्स के अंदर भी हो, और वो भी एक नेशन बिल्डिंग में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है जी। प्ले स्कूल्स एंड स्कूल्स एक साथ ही आइडिया कंसीव हुआ था कि प्ले स्कूल्स करते करते एक नेचुरल प्रोसेस था ये? नहीं, प्ले स्कूल करते करते ऐसा लगा कि हम फॉर्मल स्कूल में जा सकते हैं, हम यहाँ अच्छा कर रहे हैं, और पेरेंट्स हमें ये बिलीव कर रहा है, हमारा फ्रेंचाइज नेटवर्क हमारे साथ ये बिलीव कर रहा है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और हम और अच्छा काम करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने फॉर्मल स्कूल्स के बारे में कल्पना की, एंड वी आर फॉर्चुनेट कि हम फॉर्मल स्कूल्स राइट टाइम पे शुरू कर पाए, और फिर अभी हम 110 स्कूल्स नेशन वाइड फॉर्मल स्कूल्स चला रहे हैं, और लगभग भारत के सभी राज्यों में हमारे पास स्कूल्स हैं। और स्कूल्स भी फ्रेंचाइजी मॉडल से? हम 100% फ्रेंचाइज ओन, फ्रेंचाइज ऑपरेटिव मॉडल पे काम कर रहे हैं। आज तक हमने कभी भी अपना कोई भी स्कूल ना खोला, ना सोचा, कभी सोचा भी नहीं कि हमें अपना स्कूल खोलना है, ना हमने किसी स्कूल में ऑपरेशंस में कभी भाग लिया। हम 100% फ्रेंचाइज नेटवर्क के साथ काम कर रहे हैं। पहले दिन जो थॉट प्रोसेस था वो 21 सालों में बदला नहीं है। आज भी हमें लगता नहीं हमें अपना स्कूल नहीं खोलना है, सारे स्कूल तो मेरे अपने हैं। मुझे क्यों एक स्कूल खोल के बायस्ड होना है, क्यों सुबह 8:30 बजे सोचना है कि बस टाइम पे नहीं आएगी, मुझे तो 1000 बसेस टाइम पे पहुंचानी है ये सोचना है, मुझे उन 1000 ड्राइवर्स के बारे में सोचना है, मुझे उन केयर टेकर के बारे में सोचना है। हम ये नहीं सोच रहे मेरे 4 टीचर, हम सोच रहे मेरे 4000 टीचर, मेरे 40,000 टीचर्स।
तो ये स्केल आने से जो हमने अपने आप को डिज़ाइन किया, प्लान किया, ट्रेनिंग्स प्लान की, मैनुअल्स प्लान किए, वो ऐसा नहीं किया कि हमने एक कमरे में बिठा के 4 टीचर्स को तैयार कर दिया। हमें वो सब ऑन ग्राउंड करना पड़ा और क्वांटम में करना पड़ा, इसलिए वो राइट तरीके से तैयार होता गया। ऐसा मतलब फिर से मुझे लगता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है इसमें से कुछ बातें इंडस्ट्री अप्रोप्रिएट ना हो, ठीक ना जा रही हो, और कुछ इसमें से बेटर डिज़ाइन किया जा सकता हो, बट हमने ऐसा किया, बचपन ने ऐसा किया। एंड देन यूनिवर्सिटी जी का थॉट। सो यूनिवर्सिटी आई थिंक अभी रिसेंटली हम कितना टाइम हो गया यूनिवर्सिटी को? सर, इसका ना सारा ब्लेम अगेन मेरी बिटिया को जाता है। अच्छा। ब्लेम। आई नेवर वांटेड टू कम इनटू यूनिवर्सिटी। हाँ, तो मैं अपनी बिटिया का एमबीबीएस में एडमिशन करवाने गया एक यूनिवर्सिटी में, आई विल नॉट नेम इट। तो वो बहुत लालाजी टाइप व्यक्ति चला रहे थे। वो बाहर धूप में बैठे हुए थे, सभा लगी हुई थी, पता लगा डीन वाले फैसले भी लालाजी लेते हैं, ये वाले फैसले भी जो ओनर हैं वो लेते हैं, टीचर्स कौन से आएंगे वो भी वो लेते हैं। तो मुझे 1-2 बार विजिट करने के बाद ऐसा लगा, और मेरे मुँह से एक स्टेटमेंट निकली जो मेरे दोस्त साथ गए थे उनको, यार इससे अच्छी यूनिवर्सिटी तो मैं चला सकता हूँ। और बस उन्होंने वही बात पकड़ ली, और फिर वो जब मिले बोले यार यूनिवर्सिटी बनाते हैं, यूनिवर्सिटी बनाते हैं। और उन्हें विश्वास भी था कि यार एजुकेशन में कर रहे हो, हायर एजुकेशन तक आप आ गए हो, मतलब ये फॉर्मल स्कूल एजुकेशन तक आ गए हो, हायर आपके लिए क्या मुश्किल है। तो ये ऐसा 1-1.5-2 साल चलता रहा, फिर फाइनली वी डिसाइडेड कि हम यूनिवर्सिटी बनाते हैं। तो हमने 2015 31 दिसंबर 2015 को ये डिसाइड किया। शिमला हम घूमने गए हुए थे 4 फैमिलीज़, और हमने डिसाइड किया कि यूनिवर्सिटी बनाते हैं। तो हमने वहाँ यूनिवर्सिटी का नाम रख लिया, समझने के लिए, बातचीत करने के लिए, शिमला यूनिवर्सिटी, कि जब बनेगी ठीक है, जो नाम रखेंगे ठीक है, लेकिन कल से बोलेंगे वो यूनिवर्सिटी, ये इसको शिमला यूनिवर्सिटी कहना शुरू करते हैं। एंड प्रोबेबली वी वर द फास्टेस्ट स्टार्टेड यूनिवर्सिटी इन द कंट्री। 1 जनवरी 2016 से 20 मार्च 2020 को वी स्टार्टेड द यूनिवर्सिटी। कोविड शुरू हुआ और हमारे पास परमिशन आई, एंड वी स्टार्टेड द यूनिवर्सिटी। तो 3-4 सालों में लैंड एक्विजिशन, नक्शे पास करवाना, देश के राज्य सरकारों के पास जाना, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, फैकल्टी लेकर आना, वाइस चांसलर का चुनाव करना, चांसलर का सब काम हम लोगों ने 16, 17, 18, 19 4 साल कुछ 2-3 महीनों में किया। तो ये प्रोबेबली फास्टेस्ट यूनिवर्सिटी इन द कंट्री है। अदरवाइज किसी भी एक यूनिवर्सिटी की कल्पना से और शुरू होने तक, पहले स्टूडेंट तक 8 साल, 7 साल, 10 साल लग जाते हैं। बट गॉड इज काइंड एनफ एंड वी वर एबल टू स्टार्ट द यूनिवर्सिटी। आई मस्ट अप्रिशिएट द नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, ऋषिहुड। इट्स अ वेरी नाइस नेम। एक थॉट जो मैं ऑडियंस के साथ, व्यूअर्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि बहुत बार ना हम ये बड़ी विजन जब कोई सोचता है या बड़े सपने, मुझे लगता है फर्स्ट स्टेप जब करते जाते हैं जी। और आगे बढ़ते जाते हैं तो नेचुरल प्रोग्रेस में आपकी थॉट्स की एक्सपेंशन होती है, रिस्क टेकिंग की एक्सपेंशन होती है। तो अगर आप उस स्टेज पे क्या है कि अपनी यूनिवर्सिटी करते हैं तो उसके पीछे वो पूरा सफ़र है कि एक कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड हुआ। वो बिल्ड हुआ कि उससे पहले आपने का अपने स्कूल्स करते हैं जी, उससे पहले आपने का प्ले स्कूल्स करते हैं और उससे पहले कई बिजनेसेस में फेल हुए। जी। सो आई थिंक एक बहुत बड़ा टेक अवे सबके लिए हो सकता है कि हम सोचते रहें, उससे अच्छा कुछ करते जाएंगे तो वो बेस्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए ट्रेनिंग है, बेस्ट रिस्क टेकिंग के लिए ट्रेनिंग है। बिल्कुल राइट। एक है कि मल्टीपल बिजनेसेस हैं जी। एंड हमारा टाइम तो लिमिटेड है, हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा। सो वहाँ पे क्या आपकी डेलीगेशन स्ट्रांग है जी। या लीडरशिप आपने अच्छी क्रिएट करी, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं कि आप मल्टीपल बिजनेसेस को हैंडल कर पाते हो? राइट। मल्टीपल बिजनेसेस को हैंडल करने के लिए आपके पास एक स्ट्रांग और कमिटेड लीडरशिप होनी चाहिए। हम लीडरशिप बोलते हैं लेकिन हम लीडरशिप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मुझे क्या लगता है कि लीडरशिप को प्रैक्टिस करने के लिए हमें अपने हाथ दोनों इस तरह से करने चाहिए और सबको साथ लेके चलना चाहिए। तो लीडर आगे नहीं चलता, लीडर उनको साथ लेके चलता है लेकिन वो उन सबके पीछे होता है। लेकिन लीडरशिप को आप तैयार कर रहे होते हैं, टच कर रहे होते हैं, उसको ये अनुभव रहता है कि मेरे साथ आप हो। अगर आप ऐसे अपने लीडर तैयार करते हैं, लीडरशिप को तैयार करते हैं, तो कुछ चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। मल्टीपल बिजनेसेस जितने भी मेरे हैं वहाँ पर एक ना एक अच्छी बड़ी लीडरशिप है जिसके पास काम करने का पूरा अधिकार है। हम आमतौर पे इंडिया में शायद ऐसे लीडर्स बनाते हैं जिनके मुंह बांध देते हैं और हाथ बांध देते हैं, फिर बोलते हैं काम करो। तो वो बोल भी नहीं पाता कि सर मैं कैसे काम करूं, और वो हाथ भी नहीं खोल पाता जैसे वो काम करे। आपको उनको काम करने की आज़ादी देनी चाहिए, बोलने की आज़ादी देनी चाहिए और नया सोचने की आज़ादी देनी चाहिए। तो लीडरशिप इज़ वन वे जिससे आप अपने बिजनेसेस को
ठीक ढंग से चला सकते हैं। आपने जो ये बिजनेसेस के टाइम मैनेजमेंट की बात की है सर, इसमें फिर से मुझे ऐसा लगता है जो आपकी तकलीफ़ें हैं उसका आपका क्वालिटी टाइम मिलना चाहिए, और जो आपकी तकलीफ़ें नहीं है उसको आपका क्वालिटी टाइम नहीं मिलना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी टाइम? मुझे लगता है 11 बजे से 2 बजे तक का टाइम इज़ ए क्वालिटी टाइम। जो रात का लीन टाइम है 8 बजे से 11 बजे तक का, इज़ नॉट ए क्वालिटी टाइम। तो आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सवेरे 11 से 2 में हैंडल कर लो, और जो आपकी लिस्ट प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी डिस्कशंस हैं, आपकी मीटिंग्स हैं, ईज़ी डिसीजंस हैं, उनको आप लेट नाइट कर लो। इसको अलग तरीके से भी कहा जा सकता है, मैं लगभग अभी भी 16 घंटे काम करता हूँ, और इन 16 घंटों में मेरे पास पेन, पेपर, राइटिंग पैड वो हर वक्त होता है। रात के 3 बजे आँख खुलती है और आपको सपने में नज़र आता है, "अरे यार ये प्रॉब्लम ऐसे नहीं ऐसे होनी थी", एंड यू स्टार्ट राइटिंग कि इसको नोट कर लो, नहीं तो सुबह आप भूल जाओगे। मैं उस चीज़ से बहुत अग्री करता हूँ क्योंकि मैं भी वो फॉलो करता हूँ कि हमारा एक पीक जोन होता है, उस पीक जोन में हमें मोस्ट क्रिटिकल चीज़ें करनी चाहिए। जैसे मैं क्रिएटिव काम सब अपना पीक जोन में करता हूँ, जी, और एक नॉन पीक होता है जो मेरा पोस्ट सेकंड हाफ ऑफ द डे होता है, राइट। और उस टाइम पे मैं मीटिंग्स एंड जो भी डेटा वाला काम है, रिपोर्ट्स है, वो सब करता हूँ। सो ये एक आई थिंक एक साइकोलॉजिकल चीज़ है जिसको अगर हम स्ट्रेंथ बना लें तो बहुत कुछ किया जा तो सकता बहुत बेहतर हो जाता है। बिल्कुल ठीक है जी। अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से शायद अपने आप को डिज़ाइन करते हैं। मेरी सुन के आप ना माने, आपकी सुन के मैम ना माने, मैम की सुन के कोई तीसरा। अपने आप थोड़ा-सा ढूँढें कि आपके अंदर क्या है, और उसमें से आप सोचेंगे कि मुझे कैसे अपने आप को तैयार करना है, उसको कैसे पॉलिश करनी है, तो फिर आप कर है। पाएँगे। अपनी जोन पता होनी चाहिए, अपनी ज़ोन पता कौन होनी सी है। चाहिए। पहले टाइम पे ना, अगर आज से कुछ साल पहले की बात करूं, और शायद अभी भी होता होगा, तो डिसेबिलिटी को लेके तो मूवीज में ह्यूमर भी होता था और जी। बहुत कॉमनली एक दूसरे को टीज भी कर देते थे। सेंसिटिविटी बिल्कुल नहीं थी। एंड आई वुड अग्री, जैसे आपने कहा कि आज भी बहुत सारी चीज़ें शायद हमें लगता है हम अवेयर हो रहे हैं, लेकिन शायद हम वो पेन, वो चीज़ें नहीं समझ सकते। जी। तो अगर आप शेयर करेंगे हमारे लिए, लोगों के लिए जो भी सुन रहे हैं, तो हमें आइडिया होगा क्या, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या कंट्री लेवल पे मिसिंग है, क्या ह्यूमन लेवल पे मिसिंग है, जी। और क्या चीज़ें करी जा सकती हैं। भारत में डिसेबिलिटी को लेके अभी भी टैबू माना जा रहा है। माँ-बाप अपने उन बच्चों को छुपा देते हैं जो किसी भी तरह की डिसेबिलिटी को ओन करते हैं। बाकी परिवार की बाज़ार में बेइज़्ज़ती होगी, बच्चों से शादियाँ नहीं करेंगे। अगर भाई को डिसेबिलिटी है तो बहन के साथ भी कोई शादी नहीं करेगा। इस तरह की बहुत सारे, ये पुराने जन्मों का पाप है। माँ-बाप ने कोई पाप किए थे तो उनको ऐसा बच्चा मिला है। आने वाली जनरेशन तक इसके असर रहेंगे, ऐसी चीज़ें हैं। और बहुत सारी डिसेबिलिटी फैलती नहीं है, वो डिसेबिलिटी एक बार हुई हैं, वो किसी तरह से आगे नहीं जाती हैं, वो ट्रांसफ़र नहीं होती हैं। बट इन सब को लेकर हमारे समाज ने और हमने अपने दरवाजे बंद किए हुए हैं। हम अपनी खिड़कियाँ भी नहीं खोल रहे हैं। उन खिड़कियों के परे बहुत सारे रंगीन मर्तबान जार हैं, जिसमें बहुत सारे रंगों की तितलियाँ हैं, उनके बहुत सारे रंग हैं, वो बहुत अच्छी लग रही हैं। लेकिन हम वहाँ तक का रास्ता तय नहीं कर रहे हैं, हमने वो बहुत तेज़ी से दरवाजे बंद कर दिए। डिसेबिलिटी किसी बीमारी का नाम नहीं है, डिसेबिलिटी हमारा माइंडसेट है। हम डिसेबल्ड होते हुए भी, नॉन डिसेबल्ड होते हुए भी डिसेबल्ड हैं अगर हम डिसेबिलिटी पे कोई काम नहीं कर रहे। हम सबको एज ए सोसाइटी जुड़ना पड़ेगा और बहुत थोड़ी थोड़ी सी डिसेबिलिटी के प्रति काम करना पड़ेगा। हम अपने स्कूलों में बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहे हैं। हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें कोई व्हीलचेयर वाला व्यक्ति नहीं चढ़ पा रहा है। हमारे ट्रेन में डिसेबल व्यक्ति के ट्रैवल करने के लिए कोई काम नहीं हुआ हुआ है, वहाँ कोई ब्रेल में काम नहीं हुआ है, वहाँ कोई ब्लाइंड और डीफ के लिए काम नहीं हो रहा है, वहाँ कोई व्हीलचेयर वाले व्यक्ति के लिए काम नहीं हो रहा है। हमारे हायर एजुकेशन में ये कंपोनेंट मिसिंग है। हमारे एयर ट्रैवल में ये कंपोनेंट मिसिंग है। हर कोई अगर थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूशन भी करे, थोड़ा थोड़ा अवेयर हो जाए, थोड़ा सेंसिटिव हो जाए, थोड़ा कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ एक्शंस करें, जो भी कोई बना रहा है कोई चीज़। जी। और बहुत सारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, इनमें से कई लोग कल को गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई बिजनेस बनाएगा, कोई ऑफिस बनाएगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर ईच वन कि हम उस वक्त ये चीज़ें याद रखें कि हम क्या कर सकते हैं। मैं आपको इमेजेस में छोटी सी 1 मिनट की स्टोरी बताता हूँ। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। तो एक बच्चा अपने घर के बालकनी में आता है और वो मुश्किल से अपने दोनों पर्दे खोलता है। पर्दे खोलने के बाद वो दरवाज़ा खोलता है और वो अपनी बालकनी में आ जाता है। बालकनी के दूसरी तरफ पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, वो उसे वेव करते हैं, ये भी उन्हें वेव करता है, वो भी उन्हें प्यार करते हैं, ये भी उन्हें प्यार करता है। वो भी चाहते हैं खेलने आए, ये भी चाहता है मैं खेलने जाऊँ।
कट टू, ये बच्चा व्हीलचेयर पे है और हमने पार्क में रैंप नहीं बनने दिया है। हमने पार्क में एक ट्रेडिशनल गेट बना दिया है जो गोल घूमता है और तब खुलता है। सिर्फ इतनी बात से ये बच्चा हर रोज़ शाम 6 बजे अपनी बालकनी में आता है और 7 बजे डिप्रेस होके अपने बेडरूम में चला जाता है। क्या इतना मुश्किल है उस पार्क में उस गेट को हटाकर एक रैंप वाला गेट बनाना? ये तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और ये दिल्ली शहर की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। मैं ये आपको एक स्टोरी कोई रायपुर की या आनंद की या कहीं गुजरात के किसी डाउन ऐसा नहीं बता रहा हूँ। इतनी सी स्वीकृति भी जो है ना वो हमारे समाज में नहीं आ रही है। थॉट, आई थिंक Thought. वो गेट कौन सा लगे ये थॉट है ना। वहां पे अगर कोई अंदर जाने का रास्ता है तो उसमें बनना तो है ही, सीमेंट तो लगना ही है, वो स्टेयर तो बननी है, वहां पे एक अगर रैंप बनेगा, ये थॉट है, वो थॉट मिसिंग है। आई थिंक इंटेंशन का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर इग्नोरेंस है। जी, एजुकेशन एंड एक्सेप्टेंस विच इज इग्नोर्ड। इट इज इग्नोर्ड। अदरवाइज नोबडी वुड, बहुत कम ऐसे लोग होंगे कि जो जान के कहेंगे नहीं करना, नहीं हमें तो रिवॉल्विंग गेट ही लगाना है, हमें तो दरवाजा छोटा ही रखना है। ये इंटेंशनल नहीं होगा, मगर ये वही इग्नोर्ड रियलाइजेशन नहीं है। और सो वो तभी बनेगी अगर हम इस तरह से इसको बार बार डिस्कशंस में वीडियोस के थ्रू पहुंचाएंगे, तो ताकि लोगों को याद रहे। एब्सोल्युटली सर, आई कैन ऑल्सो कमिट, हम अपने एंड से, मतलब मैं और गुंजन कमिट करते हैं कि फॉर श्योर वट एवर वी कैन डू, जहाँ भी हम इस मैसेज को स्प्रेड कर पाएं, प्लीज सर, विल डू। आप एक NGO भी शायद रन कर रहे हो, राइट, एंड आप तो बहुत कुछ कर रहे हो, सो विल ट्राई टू कंट्रीब्यूट आवर इंचेस। थैंक यू सर, थैंक यू। क्लोजिंग में एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आपके जज्बे की वजह से और आपकी जर्नी की वजह से, व्हाट नेक्स्ट? To work more into inclusivity and disability sector. We have started a foundation with the name of Hum Honge Kamyab Foundation. Foundation is not into distributing the wheelchair and other thing. Foundation is only into education. Okay. How we can educate both sides. I'm not saying that there is enough literacy for a disabled candidate also. They also need a little more education onto it. But at a similar time, our society also need little bit more about the disability. तो मुझे भी ऐसा लगता है एट एज, ज़्यादा तो नहीं है बट फिर भी एट दिस एज आई नीड टू डेडिकेट लिटिल मोर टाइम टू दी this sector where we can bring both the parties on a same platform and can teach them. जब मुझे अजय गुप्ता जी के बारे में पता चला था तो मेरा मन किया था मैं उनसे मिलूं, उनकी लाइफ में से लेसन्स लें और वो लेसन्स आप तक भी पहुंचा पाऊं। आई होप आपको इस वीडियो ने इंस्पायर किया होगा। कौन सी एक चीज, कोई एक लर्निंग, कोई एक लेसन आपको मिला, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। ये वीडियो हमारी इंटरेक्शन का एक पार्ट है, हम और भी पार्ट्स अपलोड करेंगे, लेकिन अगर आप पूरी इंटरेक्शन सुनना चाहते हैं, रॉ वर्जन, कैंडिड वर्जन चाहते हैं, जिसमें उनकी लाइफ के बहुत सारे किस्से हैं, बिजनेस के बहुत सारे लेसन्स हैं, फ्रेंचाइजी बिजनेस की बात है, कई सारे इनसाइट्स हैं, अगर आप सुपर डोज चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है पूरी वीडियो का, आप उसको क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये थी मेरी एक और कोशिश आपकी फाइनेंशियल और मेंटल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने की। पिछले 11 साल से मैं इसी कोशिश में लगा हूं, अपनी 800-900 वीडियोस के साथ, अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम और बुक्स के साथ, और इसी तरह से मैं बिना रुके, बिना थके लगा रहूंगा आपकी सफलता में, आपकी जर्नी में, आपके कदम के साथ कदम बढ़ाता रहूंगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।